जी, शुड वी स्टार्ट नाउ? किसी को कोई डाउट? नो सर। Okay. So I will wait for 30 more seconds and I will start. Meanwhile, anyone has any doubts, please they can just ask me. किसी को कोई भी डाउट है, please ask me. Otherwise, after 30 seconds, I will start. So I'm starting now. So I think this was clear, that horizontal component of this resultant force on curved surface is balanced by this Fx. Or likewise, इसका vertical component is balanced by the weight of the fluid as well as Fy. So this was equal to Fy plus W, and Fy and W were in the same directions. But this will not be always the case. For instance, in this case, अब इस केस में फर्क क्या है? सरफेस ऊपर है और लिक्विड नीचे है या फ्लूइड नीचे है, तो हम मेथड सेम यूज करेंगे. मेथड सेम का मतलब क्या हुआ? हमने एंड पॉइंट से कर्व सरफेस के वी हैव ड्रॉन पैरेलल लाइंस टू एक्स एंड वाई एक्सिस. सो दीज आर पैरेलल लाइंस. सो दिस इज द आइसोलेटेड चंक ऑफ फ्लूइड. अब इस पे नीचे डायरेक्शन में लग रहा है एफ वाई. दिस इज द केस. एफ एक्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू एक्ट कर रहा है. और इस सरफेस पे एक रिजल्टेंट फोर्स एफ आर लग रही है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट. So in this case, Fx is balanced by Fh and Fv is equal to, what should I write down? Fy minus W. Any clear? So that's why in the general expression we have written down plus minus. So plus कब आ रहा है? जब fluid इस कर्व सरफेस के above है and it is coming out to be negative when it is below this surface. So you need to remember that you need to balance only, and sum of all forces in all directions should be equal to 0. This is the only criteria you need to fulfill. यानी क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर इसमें हम लोग एफ एच और एफ पी क्यों ले रहे हैं बार बार? सर अगर हम डायरेक्ट तो कर सकते हैं कि एफ एक्स निकाल देंगे और एफ आई निकाल देंगे. तो इसमें एफ एच और एफ पी लेने का मतलब क्यों बैठ रहा है? मतलब एफ वी क्यों निकाल रहे हो आप, ये कह रहे हो? यस सर. मतलब नहीं सर, हमने जब एफ एच और एफ एक्स और एफ आई दिखा रखा है डायग्राम में, तो सर आप दोबारा एफ पी और एफ एच भी शो कर रहे हैं, मतलब उसी सेम डायग्राम में, थ्री बॉडी डायग्राम में. जब ये सरफेस हटाऊंगा मैं, इस सरफेस से कॉरस्पॉन्डिंग कोई फोर्स लग रही होगी. जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, आप मुझे इस चीज का मतलब बताओ. मान लो ये मेरे पास एक ब्रिक है, ये ब्रिक एक टेबल पे पड़ी है. मैं आपको बोलूं ब्रिक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? सर एक तो एमजी फोर्स, एमजी आप नीचे दिखा दोगे और नॉर्मल फोर्स दिखाओगे. यस सर. तो इस टेबल को हटा के आपने क्या लगा दिया? उसके इक्विवेलेंट फोर्स लगा दी. यस सर. क्लियर है? अब आप जब इसको हटाओगे, क्योंकि आपने ये फ्लूइड एलिमेंट को आइसोलेट किया हुआ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लगाओगे? एक फोर्स एफ आर, क्योंकि जो वो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इसका परपेंडिकुलर होगी ना. आप चाहे ऐसे मान लो, आपकी मर्जी है, वो अपने आप साइन ठीक आ जाएगा जब आप बाद में करोगे. तो एक रिजल्टेंट फोर्स तो लग रही होगी फ्लूइड पे, नहीं तो फ्लूइड बाहर ना चला जाता. अगर ये मान लीजिए ये कर्व सरफेस ना होता तो फ्लूइड बाहर चला जाता.
So this fluid is being forced inside due to this particular case. हाँ जी, clear है? Yes sir, clear है. ठीक है. So this is how F, Y और W की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है. So that should be clear in your mind. हाँ जी, clear? So I'm moving forward now. Now in this example, how will you proceed? और एक और चीज मुझे एक बात बताइए, एंड जस्ट फॉर योर ओन क्यूरोसिटी, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू? मैं यहाँ पे एक मार्क कर रहा हूं, मुझे एक सोच के बताइए. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. सो व्हाट विल बी, सो आई एम ड्रॉइंग हियर. What will be the weight of this imaginary fluid equal to? सर weight हो जाएगा सर इसका density multiply by gravity multiply by volume of the shaded portion. ये किसके बराबर आएगा? सर density multiply FV के FV. V. क्लियर है? इसको ऐसे रिलेट करके देखो, आप याद करो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस था इस तरह से और इस सरफेस से पूछता मैं कि इस इमेजिनरी फ्लूइड का क्या वेट होगा इस पे, तो आप क्या बोलते? सो दिस वाज H1, so you would say rho g H1 into A. And this is also equal to what is the pressure force acting on this plate. Likewise, जिसका vertical component है, and this is just what we are discussing, hydrostatic paradox. So FV is in magnitude equal to this fictitious weight. This fictitious weight. हाँ जी, क्लियर है? किसी को डाउट? You can find out with both the methods. क्योंकि इस केस में क्या हो गया बेसिकली, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके ऊपर पानी है, that is imaginary. What about this case? इसमें आप chunk of fluid कैसे लोगे? I will draw a horizontal line from here. I will draw another horizontal line from here. And what else could be done? I could take this chunk of fluid, or I could take this chunk of fluid. It is up to me. So if I take, say, this chunk of fluid, so what will be the force on this? This is H1. This is H2. So what should I write down here? Rho G H1 into this area. So this is area as AB. So area AB. What will be the pressure force here? Rho G H2 into area CD. What about this? This will be weight of this particular chunk. What else will be there? There will be some force Fx here, and there will be resultant force which may have there is a resultant force, and say that is in this direction,
So it will have horizontal component and vertical component. Any clear है? This is how you can treat a more general geometry. इसके अंदर दोनों चीजें हैं. इस सरफेस के लिए फ्लूइड कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? इस पोर्शन के लिए फ्लूइड इज अबव द सरफेस और इसके लिए फ्लूइड इज बिलो द सरफेस एंड दीज आर कंबाइंड. So you will get both the cases in a single problem. लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ वैसे ही चंक को आइसोलेट करना है एंड यू कैन फाइंड आउट सिग्मा fx इक्वल टू 0 एंड सिग्मा fy इक्वल टू 0. दोनों से आपके पास fh और fb आ जाएगा एंड देन यू कैन सिंपली स्क्वायर देम एंड ऐड एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस कर्व. एंड तो कोई भी डाउट कर्व सर्फेसेस में? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर हम मान लो जो आपने हॉरिजॉन्टल ले रखा है पीछे, हाँ, जहाँ पे आपने हाइट्स मार्क कर रखी है सर, उसका अगर सेंट्रोइड निकाल दे और सेंट्रोइड का डिस्टेंस ले लें फ्री सरफेस से. हाँ. अभी तो क्वेश्चन है जितने तो ज्यादा पहले आप fx कैलकुलेट करने की बात बोल रहे हो? हाँ सर fx की बात कर रहा हूँ. हाँ, fx तो ये हो जाएगा रो जी ए क्या हो गया, एरिया AC इंटू x या yc जो इसका सेंट्रोइड होगा. क्लियर है? ये वर्टिकल प्लेट होगी ना? हाँ जी सर. ये वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होगी. तो इन दोनों के लिए आपको पता है कैसे निकालना है, सो यू कैन फाइंड आउट. यस सर. क्लियर है? यस सर. सर हाँ जी. आपने रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की कि वो बाहर की तरफ लग रहा है? अच्छा, एक सेकंड. पहली बात तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन मान लो इंट्यूटिवली तो पता चल सकती है आपको. यस सर. इफ इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड केस. मान लीजिए इस केस में क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, आप बताओ. व्हाट शुड बी डायरेक्शन? अगर यहां पे इन्होंने FR ऐसे माना हुआ है, दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस, फ्लूइड तो इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा था. यस सर. तो इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा. यस सर. मान लीजिए आपको नहीं भी पता, यू आर नॉट दैट इंट्यूटिव एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो आपने मान लो ये मान लिया ऐसे, ठीक है, गलती से. यस सर. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका FH क्या होगा इस डायरेक्शन में, यस सर. और FV इस डायरेक्शन में होगा. तो ऑटोमेटिकली FH की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. ओके. तो इसका मतलब क्या है, FH एक्चुअली डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी इस इसकी. डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. आप समझ के जो मर्जी अज्यूम कर लीजिए, इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर. ओके. एंड क्लियर है? यस सर. So this is about submerged surfaces. Submerged surfaces. Now we are dealing with submerged bodies. So this is a very famous and also at the same time infamous, because in 1912 Titanic, what was the reason that there was an accident with the Titanic? So I'm giving you an example here with this pictorial representation. So this was the reason for that accident. I'm giving you 30 seconds, find out why. Why did the accident take place at first place? हाँ जी. So all of you have heard about this quote, tip of an iceberg. Yes, sir. So how it is related to that accident? Imagine, and you can come up with any story. I want you to imagine, and this is true. And anyone, please. Be Sir, they creative. couldn't. हाँ, बताइए.
couldn't fathom the size of the rock. Sir, above the water, very small part of it was exposed, but Okay. actually underwater, a large amount of it was present. So when they realized that it was such large amount, it was too late, and they collided with it. Yes, so this is essentially ice. So tip of an iceberg means कि iceberg का सिर्फ इतना पोर्शन ऊपर दिख रहा है और नीचे उसके जो पोर्शन है दैट इज ह्यूज, लाइकवाइज हियर आल्सो. तो शिप्स का अभी भी एक्सीडेंट होता है बिकॉज समटाइम्स this part is too small that they are not able to find it out. So nowadays radars use होते हैं ship के नीचे. अगर यहाँ पे ship है, so there will be radars which send signals and they get to know whether there is some ice beneath or not. हाँ जी, clear है? Yes, sir. So that's why it is called tip of an iceberg. So tip is just a tip only of the entire iceberg. And can you predict कि कितने परसेंट नीचे होगा वॉल्यूम? अगर ये मान लूं वॉल्यूम 1 V1 कह दूं और ये वॉल्यूम V2 कह दूं, तो V2 अपॉन V1 प्लस V2 कितना होगा? Approximately more than 80%. More than 80%. Okay, so I have done an experiment. Now try to see. This is a ice cube which I have put in a container of water. You are able to see only this portion is above water and rest is below water. So typically it turns out that 92% is this volume and this is only 8%. So you can judge that how misleading this can be if you are not careful. हाँ जी, आप समझ रहे हैं? Because the density of ice is 0.92 times the density of water. So 92% of the volume is below the free surface. And clear? Yes, sir. Now why we need to find out what will dictate कि कितना part within the fluid है और कितना part बाहर है. क्योंकि ये तो ice के लिए तो हमको पता चल गया, लेकिन अगर कोई और material है, how will we get to know? So that is the general thing. And this is what we can understand as Archimedes principle and the buoyant force. So I have taken a fluid here, जो आपको blue color से दिख रहा है, and there is a cylinder which is not fully submerged. Some part, this part is above the free surface and H portion is immersed or submerged within the liquid. Now let me know, this is in static equilibrium. So what does that tell you? The sum of all forces. हाँ जी? F1 plus mg equal to F2. F1 plus mg is equal to F2. हाँ जी, please repeat. Hello. Sir, F1 plus mg is equal to F2. हाँ. Am I audible? हाँ, you are audible. F1 is F1 plus mg is equal to F2. Hello. Sir is saying F1 plus mg is equal to F2. Yes. So F1 plus mg is equal to F2. So you are correct. So sum of all forces in y direction should be equal to 0. Sum of all forces in x direction should be equal to 0. But we are not as of now bothered with x-axis. We are bothered with y-axis. So what does that tell you? अब ये P1 क्या है actual में? What is P1? Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. और मान लीजिए ये वाला, ये पूरा ही सबमर्ज होता है ये पार्ट. मान लीजिए ये होता सिलेंडर,
तो F1 क्या होता? फिर दूसरे वाला वाटर का प्रेशर भी शायद ऐड हो जाता। हाँ, ये ऐड हो जाता है, आप समझ रहे हैं? सो दिस एनालिसिस इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस, ऑल्दो आई एम शोइंग इट फॉर अ मोर जनरल केस जिसमें कुछ पार्ट किसी और फ्लूइड में भी है, एंड दैट इज एयर. सो P1 into A is the pressure force on this surface, and P2 into A is the pressure force on this surface. So these are the two surface forces acting on this cylinder in vertical direction, and one vertical force is mg, this is the body force. So under the action of these three forces, the body is in equilibrium, that is sum of all these forces should be equal to 0, or F2 minus F1 should be essentially equal to mg. लेकिन हमने क्या देखा? हाँ जी बताइए. अगर सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गेज को कह दें कि 0 है, मतलब कह सकते हैं ना सर, आपने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाला प्रेशर लेते हैं. तो अगर 180 को 0 मान लें गेज की टर्म्स में, तो वो रिमूव भी कर सकते हैं सर. हाँ, तो फिर F2 रह जाएगा सिर्फ रो जी, say this is H2, so this is H only, so it will be rho g H. So this will be rho g H. हाँ जी, क्लियर है? Yes sir. Yes sir. So what you get is this difference in pressure force is actually balancing the weight of this entire cylinder. ठीक है? इसी तरह से अगर ये डिप्ट होता है इसके अंदर, तब भी एक F1 होता है, एक F2 होता, तो F2 माइनस F1 फिर किसके बराबर होता? mg के बराबर. And this F2 minus F1 is called the buoyant force. हाँ जी, क्लियर है? F2 minus F1 is the buoyant force. Now let me know, will you experience this buoyant force if you are in space where there is no gravity? No sir. No. Why? No sir. तो फ्लूइड होना चाहिए उसके लिए यार, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती वहां. There is fluid also. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल. से you are in a lift. So this is a lift. So say this is a water container and this is the submerged body. Now what is happening is, now this is in a free fall. What will happen? This is in a free This fall. will be What will happen? G equal to 0 for the frame inside the lift. Okay. So what will happen? Sir, the block in the liquid would not be able to put force in the liquid. So how did it get the reaction? Okay. तो force ही नहीं लगाएगा liquid उस पे, क्योंकि वही force नहीं लगा रहा है. So you are close. So I will not give you the full answer here. I want you to think about it. So go back and think. So if there is no gravitational pull, will there be buoyant force or not? I am giving you a hint. There will be no buoyant force. क्योंकि अगर आपको याद हो P is equal to rho g H, जो फॉर्मूला आया था उसके लिए क्या था जरूरी? नॉन जीरो G. अगर प्रेशर ही नहीं वेरी करेगा
इस लोकेशन Yes. पे प्रेशर यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। अब मुझे और बताइए, यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर सेम होता है अगर एक ही Yes. डेप्थ पे है? सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो प्रेशर ए Yes. इज इक्वल टू प्रेशर बी। Yes, sir. sir. So that's why we don't have buoyant force in horizontal direction. अगर यहां पे एक planet होता, a big planet, so that is pulling you, and this is the gravitational force direction of that planet, then buoyant force will be experienced in which direction as well? X. X direction as well. So please remember, buoyant force is just the pressure difference force, and the pressure difference is only due to body force, and that is the gravitational force in our case. और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे केस में डाउनवर्ड है, इसीलिए हमारे को buoyant force अपर डायरेक्शन में मिलती है। अदरवाइज वी वुड हैव गॉट buoyant force in some other direction. And clear है? So please remember the universality of this buoyant force. ये P is equal to rho g x सिर्फ वैलिड है जब एक ही बॉडी फोर्स है, वो भी सिर्फ y डायरेक्शन में। अगर कोई और बॉडी फोर्स होती जिसका कंपोनेंट x में भी होता, z में भी होता, तो हमारे पास buoyant फोर्स हर डायरेक्शन में होती। और अगर बॉडी फोर्स ना ही होती कोई भी, तो हमारे पास buoyant फोर्स भी ना होती। So is that clear? So buoyant force is only due Yes, to sir. gravitational force. If there is no gravitational force, there is no buoyant force. Any doubts to anyone? सर इसका आंसर है मैथमेटिकली है सर, इसका आंसर जो आपने कहा अभी हाँ, कि अगर मैथमेटिकली है। ये देखो, buoyant force किसके बराबर होगी? F2 mg. minus F1. This is rho g into volume of the cylinder. If g is 0, what will happen to buoyant force? Are you clear है? यस सर So mathematically it is also true, and intuitively it is also true. हाँ जी, किसी को कोई डाउट? Any doubts to anyone? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, am I audible? Yes, sir. So please request the student who has some doubt, please write in the chat box if the voice is not audible. So please या कोई और बता दीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, I am not able to understand. सर ऑडिबल नहीं था, समझ नहीं आया। अच्छा, ठीक है। So this is also equal to, this buoyant force is also equal to, and this was called the Archimedes principle. The buoyant force on an immersed body has the same magnitude as the weight of the fluid displaced by the body. जितना ये fluid displace करेगा, so that उसका जो weight होगा, that is equal to the buoyant force. And that observation is called the Archimedes principle. Now we will clear this in a more intuitive way. So what I am doing is, say, पहली बात तो displaced water का मतलब क्या है, या displaced fluid का मतलब क्या है? So what I have done is, का पार्ट है so this is a container containing water, and this is a block, a toy, जिसको मैंने dip कर दिया इसके अंदर. I have dipped this toy in this fluid.
that is water. तो displaced water का क्या मतलब? सर जितना हमने उस टॉय को मतलब पानी में डाला है उसका वॉल्यूम, जितना क्या पानी मतलब हमने, सर जितना जो टॉय का जो पार्ट है, जितना टॉय का पार्ट हमने पानी में इमर्स किया हुआ है ना, हाँ, या फिर ये कह सकते हैं कि जितना उसने पानी हटाया, मतलब अपने वॉल्यूम के हिसाब से हटाएगा तो फिर उसका वॉल्यूम हो सकता है, मतलब टॉय का खुद का वॉल्यूम उतना ही, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ जितना। पे लिख रहा हूँ कुछ, तो क्या आपको लगता है क्या चीज इक्वल होनी चाहिए? मैंने आई हैव रिटन डाउन डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक, जो टॉय ब्लॉक देख रहे हो आप, और ये कंटेनर का विड्थ और डेप्थ है। डेप्थ मींस दिस क्रॉस सेक्शन, ये वेट फॉर अ सेकेंड, this thing and this thing, these are given to you. Any clear hai? So this is given to you 14.1 and 14.3. My question is, this should be 3.7 and this should not be 3.7. I have measured this is 3.7. So which volume should equate 14.1 into 14.3 into what? 3.7. तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये आप ब्लैक पार्ट देख रहे हो, पहले इसका ये लेवल था, ये डिप करने से इसका लेवल यहां पे आ गया। तो जो ये फ्लूइड का वॉल्यूम है, सो दिस इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, एंड दिस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम शुड इक्वल व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इटसेल्फ, and that nearly comes out. हाँ जी, क्लियर है? इस ब्लॉक के डायमेंशन 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम आता है और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम आता है, दे आर सेम. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट which I have carried out, so they might be little bit difference in the two because I am not exact in the dimensions which I have measured. हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि डिस्प्लेस फ्लूइड क्या है? जब भी कोई बॉडी इमर्स कर रहे हो, इट इज डिस्प्लेसिंग द वॉल्यूम इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम. So that's why these two are equal. Any doubts to anyone? Now this is a question, follow-up question, which I want you to solve. First of all, see these three and what are you able to see quickly? This is a ball in which this could be actually opened up. तो ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, इसको मैं खोल भी सकता हूं और इसमें पानी फिल कर सकता हूं. तो मैंने ए केस में तो इसमें कुछ पानी नहीं डाला हुआ, लेकिन बी केस में मैंने इसमें पानी डाल दिया, ये खोल के इसके अंदर ही. And this is the weight that is showing on the weighing balance. Now my question is, what should be this displacement equal to? हाँ जी बताइए. ये बॉल थी, मैंने बॉल को वे किया, खाली बॉल को, उसका वेट आ रहा था और मास इसका आ रहा था 20 ग्राम मास आ रहा था, इसका 20 ग्राम मास है. इसको मैंने इसमें इमर्स किया. So this is what it looks like. So this portion is what is it is displacing. और इसके बाद मैंने उसी बॉल के अंदर कुछ पानी डाल दिया and I closed it, and when I measured the weight or mass, this was coming out to be 126 grams, and I again dipped this into this container, and now this is the portion that is below water.
तो सिर्फ बी को देखते हुए, क्योंकि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम थी, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया ज्यादा पानी से, मतलब ये पानी से। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी दिस displacement of the free surface before and after I have placed the ball. पहले यहां पे था लेवल, जब मैंने बॉल डिप की तो यहां पे लेवल आ गया, तो ये कितना लेवल होना चाहिए चेंज? दिस इज माय क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 1 minute, क्विकली सॉल्व इट। Can you repeat? हाँ जी, एक बार रिपीट कर दो, कैन यू रिपीट प्लीज? क्या रिपीट कर दूं? क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि वैसे समझ आ गया आपको क्या है ये? हाँ जी, क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं, इस बॉल के अंदर कुछ पानी है जिसका मास 126 ग्राम आ रहा है। ये लेवल था ओरिजिनल लेवल, जब इसमें कुछ भी डिप नहीं था। मैंने इसको इसमें डिप कर दिया, तो इस वजह से, क्योंकि ये डिप हो रहा है तो कुछ पानी डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस करने से एक लेवल चेंज हो गया पहले से। तो ये लेवल में कितना चेंज आ रहा है, मैं ये पूछ रहा जितना अंदर वो समझ जाता। हूं। हाँ जी सर, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, यही होगा ना डिस्प्लेस लिक्विड। ऑब्जेक्ट प्लस द water which was added. Okay, so what should be answer? I have put 5 to 6 mm, or I think 6 mm was the experimental value. So how can I find it out? 126 grams is the mass, so 126 grams should be balanced here, and that should be balanced by what? Weight of the liquid displaced. So what is the weight of the liquid? Yes, sir. Rho water into volume of displaced water. And clear है? Yes, sir. This Yes, should sir. equal what? This should equal what? mg or 126 grams. Clear है? Yes, sir. And any doubts to anyone? मल्टीप्लाई बाय जी तो वहां भी होगा, रो वाटर मल्टीप्लाई। हाँ, तो इसको ऐसे कर लीजिए, अगर mg कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी g मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर यहाँ पे भी g, तो एक्चुअल में कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? अब वॉल्यूम डिस्प्लेस कैसे निकाल सकता हूं मैं? एरिया पता है मुझे, 14.1 into 14.3, so area I know 14.1 into 14.3, लेकिन वॉल्यूम होता है एरिया इंटू दिस हाइट, दिस इज द अननोन हाइट। तो ये h अननोन है, तो h निकल के आ जाएगा यहां से, बिकॉज आई नो रो वाटर, आई नो द राइट हैंड साइड, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ h। हाँ जी, क्लियर है? सर आपका मतलब ये कहने का मतलब ये था कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना हमने जो बॉल डाली है, जितना उसने पानी को डिस्प्लेस करा है, और वो पानी डिस्प्लेस होकर के लेवल से ऊपर आ गया थोड़ा सा। हाँ। जितना लेवल वो ऊपर आ गया, उस हाइट को आपने स्मॉल h मान लिया। हाँ। तो या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बॉयंट फोर्स की वैल्यू, या फिर सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सिंपल जो जितनी बॉल का सरफेस एरिया जो आपने ये मार्क कर रखा है, लाल लाल पोर्शन नीचे वाला, अगर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले तब भी कैसे बॉयंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करोगे? जब when Archimedes actually discovered this principle, there was no integral calculus. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जो वॉल्यूम जो आपने रेड पोर्शन मार्क कर रखा है इसका ब्लू बॉल का सेकंड फिगर में, सर इसमें आपने जो रेड पोर्शन मार्क कर रखा है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे सर। कैसे करोगे? वही तो पूछ रहा हूं मैं आपको। So you don't have any kind of mathematical tools, या मान लो इस बॉडी की बजाय कोई ऐसी बॉडी होती है मेरे पास, बहुत ही मतलब बहुत ही टिपिकल वॉल्यूम होता है, जो आपको सिंपली आप फाइंड आउट ना कर पाते, तो कैसे करते? एंड यू आर एक्चुअली अप्रोचिंग व्हाट एक्चुअली वाज द प्रॉब्लम फेल्ट बाय आर्किमिडीज हिमसेल्फ।
So this is the follow-up question I am asking you, and that will clear your understanding regarding this. So जैसे आप कह रहे हैं, तो this was a question which was asked to Archimedes, and in response to this question Archimedes discovered the Archimedes principle. तो एक किंग था वहां पे ग्रीस के अंदर. So he asked whether this crown is made up of pure gold, find out. So that was a task given to Archimedes. अगर आर्किमिडीज इस चीज को ना पता लगाता तो वो आर्किमिडीज को मार देता. So Archimedes was really stressed about it, कि इसको कैसे पता लगाया जाए कि whether it is pure gold or not. आप समझ रहे हो? Without breaking it, without any chemical reaction, without any kind of integration, how can you find whether this is of pure gold or not? So I am giving the same problem, but I don't have the same penalty. It is only for your learning. How will you find out what is whether it is pure gold or not? I am giving you a hint. वो density of gold already known थी उसको. He wanted to check whether this crown is of gold or not. तो उसको एक्चुअल में क्या चेक करना था कि इसकी डेंसिटी ऑफ क्राउन, से आई मार्क लाइक दिस, से डेंसिटी ऑफ क्राउन is equal to or not equal to density of gold. So that was his task. I am giving you a hint. I am giving you 1 minute now. Think, how will you find out? Try to relate the previous problem. How can you find it out? आपके पास एक क्राउन है रेगुलर शेप. अगर आप अपना अभी मैथमेटिक्स लगाते तो आप क्या बोलते कि हम इसका मास कर लेंगे, इसका वॉल्यूम देख लेंगे और वो डेंसिटी आ जाएगी. अब लेकिन इसका वॉल्यूम कैसे बताओगे आप? इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड यू कैन नॉट एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम बाय सिंपल मेजरिंग इट विद सम इंस्ट्रूमेंट्स. एंड आर्किमिडीज वाज इन 300 BC. तो अभी से अराउंड 2400 साल पहले कोई इंटीग्रेशन नहीं थी. इट इज what is known to us. So he didn't have any method to find out volume. So how could he find rho? For that matter, how can you find out rho of any fluid, or sorry, of any material? सेम मास का अगर लेंगे अलग अलग वॉल्यूम. सेम मास के दोनों बार्स ले लिया अलग अलग वॉल्यूम के. ठीक है, तो उससे आप वो पता लगा लेंगे. तो उससे निकल के क्या आएगा? Excuse me, sir. हाँ जी सर, मे बी सेम शेप का एक क्राउन बनवा सकते हैं जिसमें गोल्ड लगा हो सर. उनको पानी में दोनों को इमर्स कर दो, और अगर सेम लेवल पे दोनों इमर्स हो रहे हैं तो सर प्रूव हो जाएगा. बट दैट इज नॉट देयर. अगर आपके पास भी एक गोल्ड, जैसे एग्जांपल बोलो, आप दुकान पे जाओ या ज्वेलर के पास जाओ एंड यू परचेज अ गोल्ड क्राउन एंड यू वांट टू चेक whether it is of gold or not, you will not order another crown from some other shop and then compare the two. आपको तो कोई मेथड चाहिए ना. So that is also one of the solutions, but that is not a technical solution in that sense. अगर प्योर गोल्ड का रहता हाँ, तो फिर जितना क्राउन डिस्प्लेस, मतलब जितना वॉल्यूम क्राउन डिस्प्लेस करता उतना ही जो गोल्ड बार है वो भी डिस्प्लेस करता. बट उसमें देखा कि सिल्वर अगर मिलावट है उसमें कम डिस्प्लेस हो रहा है. नहीं, गोल्ड बार कहाँ से आ गया आपके पास? देखो, I think you are reading on the internet. That is a story given in the internet. That is not correct. So बार का भी तो शेप सेम होनी चाहिए. बार का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, ये कैसे पता चलेगा? पहले ये बताओ.
अगर आपको वॉल्यूम ही पता होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। गोल्ड बार और सिल्वर बार लिया था उसने सर कंपेयर करने के लिए। अच्छा, गोल्ड बार और सिल्वर बार आपने क्या किया सर? सेम मास का लिया था सर और डिफरेंट वॉल्यूम का। ठीक है सर उससे तो डेंसिटी बदल जाएगी सर, कितनी क्या नाम है गोल्ड हाउस की कितनी है। ठीक है, नहीं वो तो आपको ऑलरेडी पता चल गया ना, उसमें तो गोल्ड की भी डेंसिटी पता है आपको, सिल्वर की भी पता है, तो ऑलरेडी नोन है। ये तो ऐसा मटेरियल जिसका पता ही नहीं है आपको, यू डोंट नो रो ऑफ क्राउन, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर रो ऑफ क्राउन पता चल गया तो आपका आंसर आ गया। आपको रो ऑफ क्राउन तो पता ही नहीं कि किस मटेरियल का बना है। 30 seconds more then I will give you the सर रो answer. ऑफ क्राउन तो फाइंड हो पाएगा ना सर? कैसे? सर जब हम उसको सबमर्ज करेंगे, अगर हम कोई टब फिल्ड कंटेनर लें, ठीक तो है, जैसे ही उसको उसमें डालेंगे, जितना लिक्विड बाहर आ जाएगा उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम बाहर आएगा उससे वॉल्यूम मिल जाएगा, और मास हम ऐसे मेजर कर पाएंगे क्राउन का। तो मास divided by volume, we will get the density of the crown. okay, so you are close to the answer. So that is what you will do, you will actually measure the displaced water, or in other words what Archimedes did was, this was exactly what Archimedes did. तो उसने पहले एयर में अपना इसका वेट मेजर कर लिया स्प्रिंग बैलेंस से। सो वेट इन एयर इज रो ऑफ क्राउन which is unknown to us into volume of crown which is also unknown to us into g। तो उसने तो ये एक्चुअल में बस स्प्रिंग बैलेंस से फाइंड आउट कर लिया जितनी रीडिंग आई यहां पे। उसके बाद उसी ने उसको डिप कर दिया वाटर के अंदर। तो वाटर में डिप करते क्या होगा, इसका वेट कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो वेट इन वाटर विल बी इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट लॉस, और माइनस वेट जो भी आपका, या इसको मैं प्लस वेट लॉस भी लिख सकता हूं, तो वेट लॉस नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। सो दे विल बी डिफरेंस इन वेट व्हेन इट इज मेजर्ड इन वाटर एंड व्हेन इट इज मेजर्ड इन एयर। तो वेट इन एयर एंड वेट लॉस, ये दोनों किसके बराबर आ गए? वेट इन एयर इज रो क्राउन इंटू जी इंटू वी क्राउन। सो दिस इज रो क्राउन इंटू जी इंटू वी क्राउन डिवाइडेड बाय वेट लॉस, एंड वेट लॉस इज व्हाट? वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। किया ओरिजिनली ऐसे था, मान लीजिए डिप करने से इसका राइज कुछ हो गया, एंड दैट इज द डिस्प्लेस्ड वाटर, and this will be, so displaced water is essentially rho W G into V displaced water, that is known to you. So you can, and that is also equal to V crown. So these two gets cancelled out and you get rho crown upon rho W. तो आपको क्राउन की डेंसिटी पता चल गई एज कंपेयर टू रो W, और आपको गोल्ड की ऑलरेडी पता है with respect to rho W, and then you can see whether rho C, this ratio comes out to be equal to this or not. And Archimedes with this kind of discovery was then not killed, and that's why, and then now it is called Archimedes principle. And this is the way you find out the amount of fat in a human body. कि अगर दो इंसान है किसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, यू सिंपली मेजर द वेट इन एयर एंड देन यू मेजर द वेट इन वाटर ऑफ द सेम पर्सन, you get to know what is the amount of fat in it. And I leave it to you to find out the details how you do it, because I'm giving you a hint here. 70% of the body is made up of water and rest is essentially fat only, and it may vary.